तो आज हम एक बहुत ही एक क्लासिक किताब की दुनिया में उतर रहे हैं, जेफरी गिटोमर की द लिटिल रेड बुक ऑफ सेलिंग। अरे ये तो सेल्स की दुनिया में एक तरह से बाइबल मानी जाती है। हाँ, और इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार सोच से होती है जो मुझे बहुत पसंद आई। लोगों को बेचा जाना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें खरीदना बहुत पसंद है। बिल्कुल, और यही एक लाइन सेल्स को देखने का पूरा नजरिया बदल देती है। सही बात है। ये किताब वो पुराने दबाव डालने वाले तरीकों को पूरी तरह से खारिज करती है। इसका मानना है कि बिक्री कोई लेन देन नहीं है, बल्कि एक रिश्ता बनाने की कला है। और ये रिश्ता बनता कितनी जल्दी है, ये बात भी हैरान करने वाली है। हाँ, कहते हैं कि एक ग्राहक पहली मुलाकात के सिर्फ 3 सेकंड में ही तय कर लेता है कि आप पर भरोसा करना है या नहीं। सिर्फ 3 सेकंड में? तो आज हमारा मिशन है इस किताब के पहले 6 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स की गहराई में उतरना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक मजबूत मानसिकता, बेहतरीन तैयारी और आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे किसी भी सौदे की नींव रखती है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसे खोलते हैं। तो पहला सिद्धांत है, और शायद सबसे जरूरी, कि क्योर ओन एस। हाँ, यानी अपनी सफलता की जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद लेना। गिटोमर साफ कहते हैं कि सेल्स में सफलता मैनेजर, कंपनी या किस्मत पर डिपेंड नहीं करती। नहीं करती। वो आपके अंदर की आग से तय होती है। और मजे की बात यह है कि ये आग ग्राहक को दिखती है। अच्छा, कैसे? अरे अगर एक सेल्स पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है ना, तो ग्राहक उसे मीलों दूर से भांप लेता है। आवाज में वो हल्की सी झिझक, बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी कमजोरी, ये सब मिलकर एक ही संदेश देता है, मुझे खुद अपने प्रोडक्ट पर पूरा यकीन नहीं है। तो मतलब ये फेक इट टिल यू मेक इट वाला खेल नहीं है कि जब तक सफल ना हो जाओ सफल होने का दिखावा करो। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। गिटोमर के लिए कॉन्फिडेंस कोई दिखावा नहीं है, वो तैयारी का नतीजा है। ओके। ये तब आता है जब आप अपना होमवर्क करके जाते हैं, जब आपको अपने प्रोडक्ट की हर बारीकी पता होती है, और जब आप ग्राहक के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। ये नकली हो ही नहीं सकता। तो मतलब सकारात्मक रवैया कोई टैलेंट नहीं है? नहीं, ये एक रोज का सचेत चुनाव है, एक कॉन्शियस चॉइस। आप हर सुबह तय करते हैं कि आज आप मुश्किलों पर ध्यान देंगे या मौकों पर। इसी से जुड़ी एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई है किताब में, खुद को सफल और पॉजिटिव लोगों के बीच रखें। हाँ, संगत का असर। बिल्कुल, अगर आप हर वक्त शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसी बन जाएंगे। और एक और बात, अपने मैनेजर की उम्मीदों से ज्यादा खुद से उम्मीद रखें। हर दिन काम पर 1 घंटा जल्दी आना और सबसे आखिर में जाना, ये सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि आपके पूरे दिन के लिए एक मजबूत साइकोलॉजिकल टोन सेट करता है। सही बात है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि अंदरूनी मानसिकता एकदम मजबूत है। अब बात आती है बाहरी तैयारी की। बिल्कुल। सिद्धांत 2 कहता है, जीतने के लिए तैयारी करें, वरना तैयार लोगों से हारने का जोखिम उठाएं। बिना तैयारी के 10 लाख का क्लाइंट हाथ से जा सकता है और जाता भी है। यहाँ तैयारी का मतलब सिर्फ अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस रटना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है जासूस बनना, क्लाइंट की दुनिया में गहराई से उतरना, उनकी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना, उनके कर्मचारियों से लिंक्डइन पर बात करना, उनके कंपटीशन को समझना और उनकी ऑनलाइन मौजूदगी को खंगालना। एग्जैक्टली। जब आप इतनी रिसर्च के साथ मीटिंग में जाते हैं तो आप सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं रह जाते, आप एक ट्रस्टेड एडवाइजर बन जाते हैं। और यही पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये तैयारी हमें तीसरे सिद्धांत पर लाती है, जो मुझे बहुत हैरान करने वाला लगा। पर्सनल ब्रांडिंग वाला। हाँ, सिद्धांत 3 कहता है कि ये आपकी कंपनी के ब्रांड के बारे में नहीं, बल्कि आपके अपने पर्सनल ब्रांड के बारे में है। ये मायने नहीं रखता कि आप किसे जानते हैं, ये मायने रखता है कि आपको कौन जानता है। ये आज के डिजिटल युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। कैसे? सोचिए, पहली मीटिंग से बहुत पहले क्लाइंट आपका नाम गूगल पर सर्च कर चुका होता है। सवाल यह है कि उन्हें क्या मिलता है? एक मजबूत लिंक्डइन प्रोफाइल, इंडस्ट्री के बारे में लिखे गए आपके आर्टिकल्स, या कुछ भी नहीं। गिटोमर का लक्ष्य यह है कि जब आप कमरे में दाखिल हों तो आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले पहुंच चुकी हो, एक एक्सपर्ट के तौर पर। तो ये सारी तैयारी और ब्रांडिंग असल क्लाइंट इंटरैक्शन में कैसे बदलती है? यहीं पर सिद्धांत 4 आता है। ये सब वैल्यू के बारे में है, ये सब रिश्ते के बारे में है, ये सब कीमत के बारे में नहीं है। और यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। ज्यादातर सेल्स वाले क्या सोचते हैं कि उनका काम प्रोडक्ट के फीचर्स बेचना है। सही। क्षमता 20% बढ़ा रहे हैं। लोग भावनाओं पर खरीदते हैं और बाद में तर्क से उसे सही ठहराते हैं। मतलब सवाल ये नहीं है कि प्रोडक्ट क्या करता है, नहीं, सवाल यह है कि प्रोडक्ट क्लाइंट को कैसा महसूस कराता है,
क्या आप उसे अच्छा महसूस करा रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि बेचने की कोशिश करने से पहले ही वैल्यू देना शुरू कर दे। बिंगो, बिल्कुल सही। शायद कोई उपयोगी जानकारी या इंडस्ट्री की कोई इंसाइट देकर, जिससे क्लाइंट को लगे कि आप सिर्फ बेचने नहीं आए हैं। हाँ, आप उनकी मदद करने आए हैं। और यही निस्वार्थ भाव से दी गई वैल्यू एक मजबूत रिश्ते की नींव रखती है। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है, दिल जीतने से डील जीती जाती है। दिल जीतने से डील जीती जाती है, वाह। जब आप किसी ग्राहक के साथ एक सच्चा इंसानी कनेक्शन बनाते हैं, उनकी चुनौतियों और लक्ष्यों को समझते हैं, तब कीमत की बातचीत वो बहुत पीछे छूट जाती है। ये हमें सीधे सिद्धांत 5 पर लाता है, नेटवर्किंग। ये सिर्फ बिजनेस कार्ड इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि वास्तविक संबंध बनाना है। बिल्कुल। गिटोमर के लिए नेटवर्किंग बिजनेस कार्ड इकट्ठा करने का खेल है ही नहीं, ये सार्थक रिश्ते बनाने का एक मौका है। इसमें एक बहुत अच्छी सलाह है कि अपने समय का 75% अपने जाने पहचाने दायरे के बाहर के लोगों के साथ बिताएं। हाँ, और ये थोड़ा मुश्किल लगता है शुरू में, लगता है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि असली मौके वहीं मिलते हैं, आपके कंफर्ट जोन के बाहर। अगर आप हमेशा उन्हीं लोगों से मिलते रहेंगे जिन्हें आप पहले से जानते हैं, तो आपको नए विचार और नए क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? सही बात है। नेटवर्किंग का मतलब ही है अपने दायरे को लगातार बड़ा करना। बिल्कुल। और ये सारी मेहनत तब रंग लाती है जब आप सही व्यक्ति के सामने बैठते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिद्धांत से, जो शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। अगर आप असली डिसीजन मेकर के सामने नहीं पहुंच सकते तो आप नाकाम हैं। और ये सिद्धांत समय और ऊर्जा बचाने के बारे में है। उस व्यक्ति को पिच देने का कोई मतलब नहीं है जो हाँ नहीं कह सकता। बिल्कुल। आप दुनिया की सबसे अच्छी पिच दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे ऐसे इंसान को दे रहे हैं जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो आप सिर्फ अपना और उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। और यहीं पर गेट कीपर्स का कॉन्सेप्ट आता है ना, रिसेप्शनिस्ट और असिस्टेंट्स। हाँ, जो बड़े अधिकारियों तक पहुंचने के रास्ते में खड़े होते हैं। इनको चतुराई से बाईपास करना एक कला है। जैसे सुबह जल्दी या शाम को देर से कॉल करना। सोचिए, आप सुबह 8 बजे कॉल करते हैं, ज्यादातर असिस्टेंट्स 9 बजे आते हैं। तो हो सकता है कि मैनेजर या सीईओ अपना फोन खुद उठा ले। हो सकता है। ये एक छोटी सी तरकीब है, लेकिन ये एक मीटिंग मिलने और वॉइस मेल में अटके रहने का फर्क तय कर सकती है। असली सौदे स्ट्रेटेजिक लेवल पर होते हैं। तो आज हमने बिक्री की सफलता के पहले 6 बुनियादी उसूलों को समझा। एक मजबूत आत्मविश्वास, गहरी तैयारी, एक ठोस पर्सनल ब्रांड, कीमत के बजाय वैल्यू और रिश्तों पर ध्यान देना, रणनीतिक नेटवर्किंग और सीधे फैसले लेने वाले से बात करना। अगर इन सबको जोड़कर देखें तो एक पूरी तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। ये कोई तरकीबें नहीं है, यह एक सेल्स पर्सन से एक भरोसेमंद सलाहकार बनने का सफर है, जिससे लोग खुद खरीदना चाहते हैं। ये मानसिकता का बदलाव है। बेचना बंद करें, उन्हें खरीदने में मदद करना शुरू करें। अगली बार हम हास्य के गुप्त हथियार, आपत्तियों को संभालने की कला और उस अंतिम 0.5 सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जो हर चीज को एक साथ जोड़ता है। इन सभी स्रोतों से एक विचार जो बार बार उभर कर आता है, वो यह है कि बिक्री इस बारे में कम है कि आप क्लाइंट के सामने क्या कहते हैं, और इस बारे में ज्यादा है कि आप उस कमरे में घुसने से पहले कौन हैं। बिल्कुल। तो एक अहम सवाल जिस पर विचार किया जा सकता है, क्या दिन की सबसे महत्वपूर्ण सेल्स मीटिंग वो होती है जो एक व्यक्ति हर सुबह आईने में खुद के साथ करता है? जेफरी गिटोमर की द लिटिल रेड बुक ऑफ सेलिंग पर हमारी बातचीत के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। जी, स्वागत है। पिछले हिस्से में हमने मानसिकता और रिश्ते बनाने की नींव पर बात की थी। आज हम उस नींव पर इमारत खड़ी करेंगे। हाँ। हम सीधे एक्शन से जुड़े सिद्धांतों पर गौर करेंगे, यानी सौदा पक्का करने की कला और उसके बाद की दुनिया। बिल्कुल। आज की बातचीत उस मोड़ के बारे में है जहां तैयारी असल नतीजों में बदलती है। हम जानेंगे कि ह्यूमर और क्रिएटिविटी जैसे सॉफ्ट स्किल्स कैसे बिक्री के सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकते हैं, और ग्राहक का जो सबसे बड़ा डर होता है ना, जोखिम, हाँ, पैसे खोने का डर, एग्जैक्टली, उसे कैसे दूर किया जाए। और फिर फॉलोअप का वो जरूरी नियम। और एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत भी है जो कहता है कि कभी-कभी सबसे अच्छा कदम कुछ न करना होता है। सुनने में तो काफी मजेदार लग रहा है। चलिए तो फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और बिक्री के इस लाल किताब के अगले अध्याय खोलते हैं। तो पहला पड़ाव, बातचीत को एक तरफा भाषण बनने से रोकना। सिद्धांत 7 कहता है, एंगेज मी एंड यू कैन मेक मी कन्विंस माई सेल्फ। इसका सीधा मतलब है कि ग्राहक को बातचीत में शामिल करो और वो खुद को खरीदने के लिए मना लेगा।
लेकिन ये सिर्फ सवाल जवाब से कहीं ज्यादा गहरा है ना? बहुत ज्यादा गहरा। ये सेल्स के मनोविज्ञान का सार है। अच्छा। सोचिए, जब कोई आपको कुछ बताता है तो आप शायद शक कर सकते हैं, लेकिन जो निष्कर्ष आप खुद निकालते हैं उस पर आप पूरा यकीन करते हैं। सही बात है। गिटोमर कहते हैं कि एक शानदार प्रेजेंटेशन कोई मोनोलॉग नहीं है, वो एक जुगलबंदी है। जुगलबंदी। हाँ, एक जिंदा धड़कती हुई बातचीत। असली जादू तब होता है जब सेल्स पर्सन बोलना बंद करता है और ग्राहक बोलना शुरू करता है। बिल्कुल। तो मतलब सेल्स पर्सन का काम जवाब देना नहीं है, बल्कि ग्राहक से ही जवाब निकलवाना है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ। जैसे ये पूछने के बजाय कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, शायद ये पूछना बेहतर है कि अगले 6 महीनों में आपके लिए सफलता कैसी दिखेगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आपने एक सामान्य सवाल को एक विजन वाले सवाल में बदल दिया। जब ग्राहक उस सवाल का जवाब देने के लिए सोचता है तो वो अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद अपने शब्दों में बयान कर रहा होता है। हाँ, वो खुद ही प्रोसेस कर रहा होता है। एग्जैक्टली। वो समाधान का को-क्रिएटर यानी सह निर्माता बन जाता है। और जब कोई किसी चीज को बनाने में मदद करता है तो वो उसे अपना लेता है। जब वो बोलते हैं तो असल में वे खुद को ही बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो ग्राहक को बातचीत में शामिल करना पहला कदम है, लेकिन उन्हें अपनी तरफ लाने के लिए गिटोमोर 2 और शक्तिशाली टूल बताते हैं, ह्यूमर और क्रिएटिविटी। सिद्धांत 8 कहता है, इफ यू कैन मेक देम लाफ यू कैन मेक देम बाय। अगर आप उन्हें हंसा सकते हैं तो आप उन्हें बेच सकते हैं। पर सेल्स जैसी गंभीर दुनिया में मजाक करना थोड़ा जोखिम भरा नहीं लगता? लगता है। क्या होगा अगर जोक अच्छा ना हो? ये एक बहुत आम डर है, लेकिन गिटोमर का मतलब जोकर बनना या रटे रटाए चुटकुले सुनाना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ह्यूमर इसलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि यह एक पल के लिए क्रेता विक्रेता के रिश्ते को खत्म कर देता है। मतलब? जब 2 लोग एक साथ हंसते हैं तो वे सिर्फ 2 इंसान होते हैं जो एक साझा अनुभव बांट रहे हैं। उस एक पल में कोई किसी को कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा होता, और यही चीज विश्वास की नींव रखती है। अच्छा, तो ये माहौल को हल्का करने और एक इंसानी कनेक्शन बनाने के बारे में? बिल्कुल। जैसे किसी तनावपूर्ण बातचीत के बीच में अपनी किसी छोटी मोटी गलती पर हंस देना, या इंडस्ट्री से जुड़ी कोई मजेदार बात साझा करना। एग्जैक्टली। ये ग्राहक के डिफेंस मतलब उसके संकोच की दीवारों को तोड़ देता है। लोग उन लोगों से खरीदना पसंद करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, है ना? सही बात है। और हंसना पसंद करने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। और गिटोमर ये भी कहते हैं कि यह एक सीखा जा सकने वाला कौशल है, आप इसे बेहतर बना सकते हैं। सही समय पर एक हल्की फुल्की बात कहना, और यही सही समय और सही बात असल में क्रिएटिविटी से ही आती है, जो हमें सीधे सिद्धांत 9 पर ले जाती है। सेल्स में क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ मजाक करना नहीं है, बल्कि भीड़ से अलग दिखना है। मेरे दिमाग में तो तुरंत आकर्षक प्रेजेंटेशन या डिजाइनर बिजनेस कार्ड्स आते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ इन सतही चीजों के बारे में है? ये चीजें इसका हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन गिटोमर की जो रचनात्मकता की परिभाषा है वो कहीं ज्यादा गहरी है। ओके। यह इस बारे में है कि आप ग्राहक की समस्या को कैसे समझते हैं और एक ऐसा समाधान पेश करते हैं जो किसी और ने नहीं सोचा हो। सो उसके 3 मुख्य तरीके बताता है। पहला, शक्तिशाली शुरुआती सवाल, जैसा आपने पहले उदाहरण दिया था। हाँ, जो ग्राहक को सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है प्रभावशाली पर्सनल ब्रांडिंग। यहाँ शायद वो यूनिक बिजनेस कार्ड या एक यादगार वॉइसमेल मैसेज जैसी चीजें आती हैं। छोटी छोटी चीजें जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। सही है। और तीसरा है सार्वजनिक प्रस्तुतियां, जैसे किसी सेमिनार या इंडस्ट्री इवेंट में बोलना। हाँ, जब आप ज्ञान बांटते हैं तो आप खुद को एक सेल्स पर्सन से ऊपर उठाकर एक विशेषज्ञ के तौर पर स्थापित करते हैं। असल में क्रिएटिविटी का मतलब है कि हर कदम पर यह सोचना, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं और मैं इससे अलग और बेहतर क्या कर सकता हूँ। यही आपको यादगार बनाता है। एग्जैक्टली। तो आपने कनेक्शन बना लिया, ग्राहक आपको पसंद करने लगा है, लेकिन अब बातचीत के उस हिस्से में आते हैं जहां पैसा और फैसला शामिल होता है। मुश्किल हिस्सा। और यहीं पर ग्राहक का सबसे बड़ा डर सामने आता है, गलत फैसला लेने का डर। सिद्धांत 10 इसी जोखिम को कम करने के बारे में है। गिटोमर इसके लिए क्या सलाह देते हैं? इसका जवाब आपत्तियों को मतलब ऑब्जेक्शंस को संभालने की कला में छिपा है। अच्छा। ज्यादातर सेल्स पर्सन आपत्तियों से डरते हैं। जब कोई ग्राहक कहता है ये बहुत महंगा है या मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो उन्हें लगता है कि डील खत्म हो गई। हाँ, एक दीवार खड़ी हो जाती है।
पर गिटॉमर कहते हैं कि आपत्तियों से डरे नहीं, उन्हें गले लगाएं। ये बिक्री का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये तो बड़ी उल्टी सोच है। तो एक आपत्ति असल में एक सवाल है जो ग्राहक पूछ रहा है? बिल्कुल। एक आपत्ति का मतलब है कि ग्राहक अभी भी इंगेज्ड है, वो अभी भी सोच रहा है। सही बात है। कोई उस चीज पर आपत्ति नहीं जताता जिसमें उसकी रुचि ही ना हो। जब कोई कहता है ये बहुत महंगा है, तो वो असल में पूछ रहा होता है, क्या ये इस कीमत के लायक है? मुझे इसका मूल्य समझाओ। तो आपका काम डिफेंसिव होना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपका काम है धैर्य से सुनना, उनकी चिंता को स्वीकार करना और फिर असली मुद्दे को समझने के लिए और सवाल पूछना। तो यहाँ भी सवाल पूछने की कला काम आती है। जैसे ये कहना, मैं समझ सकता हूँ कि कीमत एक जरूरी पहलू है, क्या आप बता सकते हैं कि आप इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? परफेक्ट। या कीमत के अलावा क्या कोई और चीज है जो आपको रोक रही है? ऐसे सवाल आपको लड़ाई से निकाल के बातचीत में वापस ले आते हैं। जब आप इन चिंताओं को सही ढंग से संबोधित करते हैं, तो आप सिर्फ जोखिम कम नहीं कर रहे होते, आप विश्वास बना रहे होते हैं। और यही विश्वास किसी भी सौदे की नींव है। बिल्कुल। और जब आपत्तियां दूर हो जाती हैं और विश्वास बन जाता है, तो अगला कदम स्वाभाविक लगना चाहिए। लेकिन फिर भी सिद्धांत 11 बताता है कि बहुत से लोग बिक्री के लिए पूछने यानी डील क्लोज करने से हिचकिचाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। उन्हें लगता है कि पूछना एक टकराव का पल है, एक तरह की लड़ाई है जिसमें कोई एक जीतेगा और एक हारेगा। लेकिन गिटोमर का नजरिया यहाँ भी बिल्कुल अलग है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि अगर आपने पहले के सभी कदम सही तरीके से उठाए, विश्वास बनाया है, वैल्यू दी है, आपत्तियों को संभाला है, तो बिक्री को बंद करना उतना ही नेचुरल लगता है जितना किसी पुराने दोस्त से हाथ मिलाना। वाह, मतलब ये एक सेलिब्रेशन बन जाता है, टकराव नहीं। एग्जैक्टली। ये उस पूरी प्रक्रिया का तार्किक अंत है। अगर आपको पूछने में डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने शायद पहले के स्टेप्स में कोई कमी छोड़ दी है। बिल्कुल। जब रिश्ता सही तरीके से आगे बढ़ता है, तो क्लोजिंग एक स्वाभाविक अगला कदम होता है। ग्राहक को महसूस होना चाहिए कि फैसला उन्होंने खुद लिया है, उन पर थोपा नहीं गया है। एक अच्छा क्लोजिंग सवाल भी बहुत सरल हो सकता है, जैसे तो क्या हम इसे शुरू करें, या अगला कदम क्या होना चाहिए। ये दबाव नहीं, बल्कि एक आमंत्रण जैसा लगना चाहिए। ठीक है, तो डील क्लोज हो गई, कागज पर दस्तखत हो गए। ज्यादातर सेल्स पीपल यहीं रुक जाते हैं, पार्टी करते हैं और अगले टारगेट की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है। लेकिन किताब का सिद्धांत 12 कहता है, फॉलो अप और फेल। गिटोमर एक बहुत सीधी लेकिन कड़ी बात कहते हैं, या तो फॉलो अप करो या फिर हार मानो। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि असली कमाई, असली रिश्ता और भविष्य के सौदे, वो सब फॉलो अप में ही छिपे हैं। ज्यादातर डील्स पहली मीटिंग में नहीं, बल्कि फॉलो अप में जीती या हारी जाती हैं। जब आप बिक्री के बाद फॉलो अप नहीं करते, तो आप सिर्फ एक मौका नहीं खोते, आप विश्वास भी खोते हैं। हाँ, आप बनाया हुआ विश्वास और अपनी विश्वसनीयता भी खो देते हैं। आप ग्राहक को ये संदेश देते हैं कि आपको सिर्फ उनके पैसे में दिलचस्पी थी, उनकी सफलता में नहीं। और आप अपने कॉम्पिटिटर के लिए दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। सोर्स में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, आउट ऑफ साइट का मतलब है आउट ऑफ माइंड, और आउट ऑफ माइंड का मतलब है आउट ऑफ बिजनेस। एकदम सही। मतलब जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। और एक अच्छा फॉलोअप सिर्फ कैसा चल रहा है पूछने वाला फोन कॉल नहीं है। तो क्या है फिर? ये 3 चीजों पर टिका होता है। ये सिस्टमैटिक होना चाहिए, मतलब इसका एक तय तरीका और समय हो। ओके। ये वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए, यानी हर संपर्क में ग्राहक को कुछ उपयोगी मिलना चाहिए। और ये लगातार होना चाहिए। वैल्यू ड्रिवन का एक उदाहरण क्या हो सकता है? मतलब सिर्फ चेक इन वाला ईमेल ना हो। बिल्कुल, चेक इन तो बेकार है। वैल्यू ड्रिवन फॉलोअप हो सकता है, मैंने आपकी इंडस्ट्री के बारे में ये दिलचस्प लेख पढ़ा और मुझे आपका ख्याल आया। अच्छा। या हमारी पिछली बातचीत के आधार पर मुझे ये आइडिया आया जो शायद आपकी मदद कर सकता है। हर बार संपर्क करने का एक मकसद होना चाहिए जो ग्राहक के लिए फायदेमंद हो, आपके लिए नहीं। यही आपको एक विक्रेता से एक सलाहकार बनाता है। एग्जैक्टली। ये तो बिल्कुल सही है। ये सारी चीजें लगातार फॉलोअप, रचनात्मकता, आपत्तियों को संभालना, इन सब के लिए जबरदस्त फोकस की जरूरत होती है। हाँ, बहुत। और इसी से जुड़ा है किताब का आखिरी और सबसे अनोखा सिद्धांत 12.5, रिजाइन एज जनरल मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स। यानी ब्रह्मांड के जनरल मैनेजर के पद से इस्तीफा दे दे। ये सुनने में बहुत अजीब है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपना फोकस अपनी दुनिया पर रखें। अपनी दुनिया पर? हाँ, उन चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते।
दुनिया की राजनीति, ऑफिस की गॉसिप या दूसरों की उन समस्याओं को सुलझाने में अपना समय बर्बाद करना बंद करें, जिन्हें सुलझाना आपका काम नहीं है। जबकि आपके खुद के काम अधूरे पड़े हों। बिल्कुल। ये आज की दुनिया में बहुत बहुत प्रासंगिक है, जहां हर तरफ से ध्यान भटकाने वाली चीजें, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज तक, हम आसानी से दूसरों के ड्रामा में उलझ जाते हैं। और जब आप दूसरों के मामलों में उलझे रहते हैं तो आपकी अपनी उत्पादकता और सेल्स की कुशलता कम हो जाती है। सही बात है। ये सिद्धांत आपकी मानसिक ऊर्जा को बचाने का एक तरीका है, ताकि आप उसे वहां लगा सकें जहां उसके सबसे अच्छे नतीजे मिलें, यानी अपने ग्राहकों की मदद करने में और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में। ये एक तरह की मानसिक सफाई है। हाँ बिल्कुल, ये खुद को याद दिलाना है कि आपका काम क्या है और क्या नहीं। तो इस पूरी बातचीत का सार यह है कि द लिटिल रेड बुक सिर्फ बेचने की तकनीक नहीं सिखाती, बल्कि ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कौन हैं। ये एक सेल्स पर्सन से एक भरोसेमंद सलाहकार बनने की यात्रा है। बिल्कुल। सफलता की कुंजी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने, लगातार सीखने की इच्छा रखने और विश्वास पर आधारित रिश्ते बनाने में है। ये सिद्धांत सिर्फ सेल्स में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम आते हैं। ये किताब बेचने के बारे में कम और रिश्ते बनाने और मूल्य पैदा करने के बारे में ज्यादा है। वाकई ये किताब सिर्फ सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने विचारों को प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज जिन सिद्धांतों पर हमने बात की, ग्राहक को बातचीत में शामिल करना, ह्यूमर, क्रिएटिविटी, फॉलोअप या फिर गैर जरूरी चीजों से इस्तीफा देना, हाँ, उनमें से कौन सा एक सिद्धांत है जिसे कल से ही अपने काम में लागू किया जा सकता है? सोचिए, एक छोटा सा बदलाव भी आपके नतीजों में कितना बड़ा फर्क ला सकता है। सेल्स टारगेट्स मिस हो रहे हैं, डील्स क्लोज नहीं हो पा रही। अच्छा, तो जो भी सेल्स के बारे में सीखा है उसे भूल जाओ। आज हम क्रैक करने वाले हैं जेफरी गिटमर की लेजेंडरी लिटिल रेड बुक ऑफ सेलिंग का कोड। देखो, ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, ये है सेल्स का वो अल्टीमेट प्ले बुक जो खेल को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। सो बकल अप। पर पहले चलो एक सीधी बात करते हैं। फोन उठाते ही क्लाइंट का वो आई विल कॉल यू बैक सुनकर कैसा लगता है? और वो कॉल, वो तो कभी वापस नहीं आती, है ना? हम सब इस फ्रस्ट्रेशन से गुजरे हैं। लेकिन सुनो, यहां एक ट्विस्ट है। प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं, प्रॉब्लम अप्रोच में है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। स्क्रीन पर देखो, लेफ्ट साइड पर है ओल्ड स्कूल सेल्स, मतलब डिस्काउंट्स, फीचर्स, जबरदस्ती का फॉलोअप, कितना बोरिंग है। और राइट साइड पर है गिटहोमर का गेम चेंजिंग तरीका, वैल्यू, ट्रस्ट, रिलेशनशिप्स। फर्क साफ है ना? असली सेलिंग प्रोडक्ट बेचना है ही नहीं, ये तो लोगों से कनेक्ट करने का आर्ट है। और यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो सब कुछ बदल देगा। और इस गेम चेंजर की शुरुआत होती है सबसे जरूरी चीज से, माइंडसेट से। क्यों नहीं पता है? सेल्स की असली लड़ाई क्लाइंट के ऑफिस में नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। जीतना या हारना, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। इस लाइन को जरा आराम से पढ़ो और फील करो। ये सेल्स का सबसे बड़ा और शायद सबसे कड़वा सच है। गिटोमर कहते हैं, कॉन्फिडेंस कोई एक्टिंग नहीं है। अगर प्रोडक्ट पर, कंपनी पर और सबसे जरूरी खुद पर 100% बिलीव नहीं है ना, तो कस्टमर उस डाउट को 1 सेकंड में पकड़ लेगा। याद रखना, कॉन्फिडेंस इज नॉट फेक्ड, इट्स अर्न्ड। तो ये चैंपियन वाला माइंडसेट बनाएं कैसे? बहुत सिंपल है, 4 रूल्स हैं। नंबर 1, किक योर ओन एस, मतलब अपने सबसे बड़े बॉस खुद बनो। नंबर 2, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये कोई टैलेंट नहीं, ये हर रोज की चॉइस है। नंबर 3, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सक्सेस की पूरी जिम्मेदारी अपनी है, कोई बहाना नहीं। और नंबर 4, रिजाइन एज जनरल मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब दूसरों के काम में नहीं, सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। तो पहले मिशन के लिए तैयार? आज ही 3 कारण लिखो कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है, और उसे फील करो। और हाँ, ऑफिस के सबसे पॉजिटिव कॉलीग के साथ 15 मिनट बस कॉफी पियो। पता है, एनर्जी कंटेजियस होती है, देखना कैसा फर्क पड़ता है। माइंडसेट सेट है? जबरदस्त। अब आते हैं सेकंड पिलर पे, प्रेपरेशन, यानी जीतने की तैयारी। जो कॉन्फिडेंस हमने माइंडसेट से बनाया ना, उसे बुलेट प्रूफ बनाती है प्रेपरेशन। विनर्स वो मीटिंग शुरू होने से पहले ही जीत जाते हैं। ये सिर्फ एक कोट नहीं, ये गोल्डन रूल है। देखो, प्रेपरेशन का मतलब प्रोडक्ट के फीचर्स रटना नहीं होता। इसका मतलब है कस्टमर की दुनिया को समझना,
उनके चैलेंजेस, उनके कंपेटिटर्स, उनका विजन। जब ये हो जाता है तो कोई सेल्स पर्सन नहीं रहता, बल्कि एक वैल्यूएबल कंसल्टेंट बन जाता है और बस गेम ही चेंज हो जाता है। तो प्री गेम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? 3 चीजें। पहली, डीप क्लाइंट रिसर्च, उनकी वेबसाइट से बहुत आगे जाओ। दूसरी, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। ये जरूरी नहीं कि आप किसे जानते हो, जरूरी ये है कि आपको कौन जानता है, एक एक्सपर्ट की तरह। और तीसरी, स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग। बिजनेस कार्ड्स इकट्ठा मत करो, जेन्युइन रिश्ते बनाओ। ऑलराइट, एक्शन टाइम। आज अपनी एक पोटेंशियल क्लाइंट पर 30 मिनट्स रिसर्च करो, सिर्फ और सिर्फ उनके प्रॉब्लम्स ढूंढने के लिए। फिर उनके लिए एक ऐसा पावरफुल ओपनिंग क्वेश्चन तैयार करो जो उन्हें वाव बोलने पर मजबूर कर दे। माइंडसेट चेक, प्रिपरेशन डबल चेक। अब आते हैं असली जादू पर। थर्ड पिलर, एंगेजमेंट, यानी दिल से डील तक का सफर। यहां पर आकर लॉजिक पीछे रह जाता है और ह्यूमन कनेक्शन आगे आता है। इस लाइन को अपने दिमाग में प्रिंट कर लो, हो सके तो टैटू करवा लो। लोग बेस्ट प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग उस इंसान से खरीदते हैं जिसे वो पसंद करते हैं, जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट और लाइकेबिलिटी, ये किसी भी फीचर लिस्ट से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। और यहीं पर सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। बेचना बंद करो, कनेक्ट करना शुरू करो। जब इंटेंशन क्लाइंट की हेल्प करना होता है, उन्हें समझना होता है, तो सेल अपने आप एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाती है। सेलिंग इज अबाउट यू, कनेक्टिंग इज अबाउट देम। तो ये जेन्युइन कनेक्शन बनाएं कैसे? सिंपल टूल्स हैं। सबसे पहले वैल्यू दो, ह्यूमर का इस्तेमाल करो। एक अच्छा जोक सारे बैरियर्स तोड़ देता है। थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाओ ताकि भीड़ से अलग दिखो। ऐसे सवाल पूछो जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दें। और सबसे जरूरी, बोलो कम, सुनो ज्यादा। एक छोटा सा मिशन, पर इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। अपने अगले क्लाइंट के साथ कोई कॉमन इंटरेस्ट ढूंढो, लिंक्डइन से पता चल जाएगा। फिर एक छोटी सी नॉन बिजनेस स्टोरी या कोई अच्छा सा जोक तैयार रखो। याद रखो, सेलिंग नहीं हो रही, फ्रेंडशिप बिल्ड हो रही है। चलिए अब फाइनल लेवल पर आते हैं, द क्लोज, डील पक्की करना। लेकिन रुको, ये वो फिल्मी हाई प्रेशर वाली क्लोजिंग नहीं है। गिटोमर के हिसाब से अगर पहले 3 स्टेप्स सही से किए हैं तो क्लोजिंग इस प्रोसेस का सबसे आसान हिस्सा है। सोचो, अगर एक बिल्डिंग की नींव मजबूत बनाई, पिलर्स सॉलिड लगाए, तो छत डालना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं ना। बिल्कुल वही बात यहां है। जब वैल्यू और ट्रस्ट का फाउंडेशन बन चुका है तो क्लोजिंग कोई लड़ाई नहीं, एक सेलिब्रेशन बन जाती है। इट्स द लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप। क्लोजिंग को आसान बनाने के कुछ प्रो टिप्स। हमेशा रियल डिसीजन मेकर से बात करो। ऑब्जेक्शन से डरो मत, उन्हें वेलकम करो। पता ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मैं इंटरेस्टेड हूं, बस थोड़ा और कन्विंस करो। कॉन्फिडेंस से रेफरल्स मांगो। और सबसे जरूरी, फॉलो अप एंड फॉलो अप सिस्टमैटिकली। ये रहा आखिरी और सबसे क्रूशल होमवर्क। कोई एक ऑब्जेक्शन जो बार बार सुनने को मिलता है, जैसे कि ये बहुत महंगा है, उसके लिए एक ऐसा क्वेश्चन तैयार करो जो उसके पीछे का असली डर बाहर निकाल सके। और इस हफ्ते हर मीटिंग, हर कॉल के बाद एक फॉलो अप कैलेंडर में डालो, नो एक्सेप्शंस। और ये है क्लोजिंग का अल्टीमेट सीक्रेट। द बेस्ट क्लोज वो हैं जिसमें कस्टमर को लगे कि डिसीजन उनका था, हमारा नहीं। उन्हें एम्पावर करो, उन्हें हीरो बनाओ। हमने तो बस उन्हें सही रास्ता दिखाया है। तो अब ये सब एक सवाल पर आके रुकता है। ये एक चॉइस है, सिर्फ ट्रांजैक्शंस करने वाला एक और सेल्समैन बनना है, या फिर वो ट्रस्टेड अथॉरिटी जिसके पास लोग एडवाइस और सॉल्यूशंस के लिए खुद चलकर आते हैं। द चॉइस इज योर्स।